नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द एजुकेशन कैटालिस्ट में स्वागत है। और मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि द एजुकेशन कैटालिस्ट एक नया सेगमेंट भी शुरू कर रहा है साक्षात्कार के नाम से। उसका जो मोटिव है, उद्देश्य है आपको कुछ सफल अभ्यर्थियों से परिचय कराना, जिसके माध्यम से जो आपकी परीक्षा है उसमें आपको थोड़ी सी मदद मिल सके। क्योंकि क्या होता है कि जो सफल व्यक्ति होता है उसको उन सारी चीज़ों का अनुभव होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को आपके सामने लेके आऊँ जो कि ऑलरेडी एक नहीं 2 या 3 एग्ज़ाम आप फाइट करके आया हो। तो आप जो मेरे बगल में आप जिनको देख रहे हैं आज, वो है मेरे मित्र धनराज जी। मुझे इनके साथ कुछ समय यूपी गवर्नमेंट में राजस्व विभाग में काम करने का मौका भी मिला है। फिर बाद में किसी कारणों से मैंने भी छोड़ दिया और सर का 2-3 जगह से सिलेक्शन हो गया। इसके बाद सर ने भी छोड़ दिया था। और धनराज जी ने शुरुआत तो यूपी राजस्व विभाग से की थी। इसके बाद लगन तो इनके अंदर पहले से थी, मैंने उसी समय देखा था। इनका नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम उसी जो हम परीक्षा के दौरान नौकरी के दौरान ही निकल गया था, लेकिन इन्होंने किन्हीं कारणों से ज्वाइन नहीं किया था। और फिर इसके बाद नौकरी के दौरान ही डीएसएसबी का जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसमें इनका सिलेक्शन हो गया। और फिलहाल ये डीएसएसबी में सिलेक्टेड हैं और फिलहाल यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, कहाँ पे पोस्टिंग है आपकी? ये विद्यालय पड़ता है शादीपुर मेट्रो के पास पड़ता है, पटेल नगर, वेस्ट पटेल नगर में विद्यालय है। GB SSS गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ओके सर, मतलब ये समझ लीजिए पीजीटी हैं। और इसके बाद अभी हाल फिलहाल में यूपी में जो एलटी का रिजल्ट आया है हिंदी के, उसमें सर की 6वीं रैंक है। सर को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और ऐसे लोगों से आपका तारुफ कराने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है, इसके लिए मुझे भी बहुत प्रसन्नता हो रही है। इसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि जो हिंदी का मतलब सिलेबस है, आप उसको कैसे टैकल करें और उसमें जो आने वाली समस्याएं हैं उनको भी हम लोग जानेंगे बहुत ही आराम से। और अगर आप लोगों को कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, सर से बाद में पूछ के मैं उसका रिप्लाई भी करवा दूंगा। और बीच बीच में जो ज़रूरी सेगमेंट होंगे उनके लिए सर की मैं मदद लेने की कोशिश भी करता रहूँगा। फिलहाल सर से जानते हैं सर का थोड़ा सा परिचय, और फिर इसके बाद शुरू करते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला जो आप सबके मन में होगी। उन सबका सर की तरफ से मैं आपको वादा करता हूँ, सर पूरा करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो सारे आपकी जितनी भी मन में भ्रांतियाँ होंगी उन सबका जवाब सर देंगे। ठीक है सर, तो थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। बाकी मैं और पंकज एक ही जनपद से आते हैं, फतेहपुर। पता ही होगा आप लोगों को, सर ने पहले ही बताया होगा कि उनका जनपद फतेहपुर है, वहाँ से मैं भी हूँ। और दोनों लोग गंगा यमुना के, ये हमारा पूरा जनपद ही गंगा और यमुना के बीच में पड़ता है। हम लोगों को सौभाग्य है कि जो दोआब संस्कृत जिसको कहा जाता है वो हम उसी मिट्टी के पैदावार हैं। तो प्राथमिक शिक्षा हमारी हुई सरकारी विद्यालय जो हमारे यहाँ होते हैं प्राइमरी के, उन्हीं से हुई। और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए गांव से लगभग 11 किलोमीटर दूर एक कस्बा है हमारा गाजीपुर, वहाँ जाते थे, वहाँ से हुई। और ये हमारा साइंस बैकग्राउंड से रहा, विज्ञान वर्ग से ही। उसके बाद स्नातक के लिए मैं चला गया इलाहाबाद, वहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसमें एडमिशन लिया। उस समय एक मतलब हमारी तरफ बड़ा क्रेज होता था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। मतलब दूर दूर तक कई गाँव में किसी का एडमिशन नहीं होता था। मेरा अपने तो क्षेत्र से, सर का चेहरा देख के सर की उम्र मत आगिएगा, सर को बराबर एक्सपीरियंस है, देखने से छोटे लग रहे हैं। तो वहाँ पे जो है जब मेरा एडमिशन हो गया तो पूरे क्षेत्र में एक बार नाम हुआ कि अरे फलाने के लड़का का इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नाम आ गया। तो थोड़ा सा एक गर्व की अनुभूति होती है, तो वो मुझे भी हुई। लेकिन मैंने इसको इतना ज़्यादा तरजीह नहीं दी, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या होती है रोटी की समस्या, उससे जूझ रहा था। तो ग्रेजुएशन किया, उसमें मैंने हिंदी, भूगोल और इतिहास विषय लिया था। ये सब्जेक्ट मैंने बेसिकली पीसीएस की तैयारी के लिए चुने थे, लेकिन पहले ही बताया कि ये रोटी की जो समस्या होती है बड़ी गंभीर समस्या होती है। तो इसलिए सोचा कि ये तो तैयारी होती रहेगी, चलो साइड में कुछ विकल्प बना लेते हैं। तो बीएड कर लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि बीएड का देख लेते हैं। तो बीएड की तैयारी के लिए मैंने पढ़ाई की और संयोग ऐसा हुआ कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में 98th रैंक आ गई।
98 रैंक। तो इसमें भी जो है बड़ा मतलब पूरे क्षेत्र में तहलका सा मच गया कि 98 रैंक पूरे यूपी में लाना, शायद मुझे नहीं लगता जनपद में हमारे कोई अभी तक लाया होगा। खैर अभी ये मैं मतलब आत्मश्लाघा की बात हो सकता है आपको लग रही हो, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ कि मैं मतलब कोई डींग वाली बात नहीं है। और उसके बाद फिर बीएड हो गया। टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए समस्या आई कि सब्जेक्ट कौन सा चुना जाए। तो मुझे लगा कि हिंदी आसान भी है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश वालों की हिंदी ही सबसे मजबूत सब्जेक्ट होता है। बाकी में तो चाहे कुछ जो है पीछे हो जाए, लेकिन हिंदी उनका ज़बरदस्त होता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हिंदी चुना, लेकिन उसमें एक समस्या थी मेरे सामने। समस्या ये थी कि कम्बिनेशन जो हिंदी का होता है वो नहीं था, क्योंकि हिंदी अकेला सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में था और इंटर में भी केवल हिंदी थी, संस्कृत नहीं था। तो संस्कृत साथ में चाहिए हिंदी के लिए, वो नहीं था। वो मैंने किसी तरह से पता किया। तो ग्रेजुएशन में एक सिंगल सब्जेक्ट हमारे यहाँ UPRTOU उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, वहाँ से सिंगल सब्जेक्ट से संस्कृत किया और अपना कम्बिनेशन बनाया। टीजीटी की तैयारी में लगा और जिस परीक्षा की तैयारी में लगा उसका अभी रिजल्ट आया है अब, लेकिन इससे पहले दूसरे सब्जेक्टों में, दूसरे परीक्षाओं में हो गया। सब्जेक्ट तो ही हिंदी ही रहा। DSSB में हो गया सबसे पहले, फिर उसके बाद LT का रिजल्ट आ चुका है, इसमें ज्वाइनिंग भी होने वाली है। और माता पिता के आशीर्वाद और अपने मेहनत से 6th रैंक आई है, तो अब इसी में ज्वाइन करूँगा। देखिए, बात यह है ना कि घर से लगाव तो बना ही रहता है, और वरना DSSB PGT अच्छी मतलब सैलरी भी ज़्यादा होगी, तो वही घर से जुड़ाव का जो भी कारण हो उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। देखिए, जैसे सर ने पहले ही बताया कि सर का जो बैकग्राउंड है, शुरुआत में इंटर इनका साइंस साइड था, बाद में इन्होंने आर्ट्स की तरफ रुख किया। मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा। शुरुआती पढ़ाई ग्रेजुएशन मेरा BSc मैथ ही रहा। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे हिंदी में इंटरेस्ट था, तो मैं भी हिंदी की तरफ गया। तो आप लोग, अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि साइंस बैकग्राउंड वाले हिंदी नहीं पढ़ते हैं, तो ये प्रश्न आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। ये मेरा तारुफ इस बात से है। तो जो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, ये तो बाकी अदर चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ हो गई। जो पहला दिमाग में मेरे क्वेश्चन आता है, जो आप लोगों के दिमाग में भी होगा, कि ये हिंदी का जो हवा भी होता है ना कि कैसे पढ़ा जाए, तैयारी कैसे शुरू की जाए। तो इसके बारे में थोड़ा सर बताइए कि जो हिंदी की प्रारंभिक तैयारी है कैसे शुरू की जाए, किन पुस्तकों के साथ शुरू की जाए। होता क्या है कि हिंदी जैसे हम देखते हैं तो हिंदी के बारे में वही 2-4 राइटर्स हमारे दिमाग में आते हैं, प्रसाद, पंत, निराला, प्रेमचंद, या फिर बहुत ज़्यादा जान लिए तो मतलब महादेवी वर्मा सुन लिए। अगर बहुत ज़्यादा जान लिए तो उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हो गए। ये तो फिर भक्ति काल के तुलसी हो गए, सूर हो गए। अगर थोड़े से रसिया प्रकृति के हैं तो बिहारी भी जान लेते हैं बच्चे, खुद प्रारंभिक जीवन में उनके टीचर्स अच्छे से अनुभव करा देते हैं। लेकिन अगर अच्छे से एक एग्ज़ाम के हिसाब से हमें पढ़ाई करनी है, तो हिंदी की शुरुआती तैयारी कैसे शुरू की जाए, थोड़ा सा इसके बारे में सर आप हिंदी विषय में जो सबसे बड़ी समस्या है वो साहित्य के जो तथ्य हैं उनको रटने वाली। इसके लिए एक पहले तो हमें साहित्य का इतिहास जो है कालखंडों के आधार पर एक माइंड मैपिंग हो जानी चाहिए। तैयारी करने के लिए पहले से ही जो इतिहास प्रारंभ से ही पढ़ाया जाता है, 10वीं क्लास से ही शायद जो है कुछ ना कुछ परिचय उसका दिया जाने लगता है। शुरुआत में किताबें जो आती हैं, जो मेन सिलेबस के रचनाकार होते हैं वो तो होते ही हैं, उसके पहले 2-3 पेज में हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास छोटे में दे दिया जाता है। तो एक मैपिंग होनी चाहिए कि पहले कौन सा काल है। उसके बाद फिर जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आते हैं तो कालखंड के हिसाब से कौन सा कवि किस कालखंड में आता है। उसके बाद इनके जन्म मृत्यु का ये सीक्वेंस नेट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो इनको एक नोट्स बना करके ही पढ़ाई की जाए। और मैंने भी इसी हिसाब से पढ़ाई की है। वैसे मैंने विशेषकर नेट के लिए तैयारी नहीं की, मैंने तैयारी टीजीटी पीजीटी के लिए ही की। और MA हुआ, उसके बाद नेट के फार्म आए तो मैंने डाल दिया तैयारी, लेकिन मेरी वही टीजीटी पीजीटी वाली ही जारी रही। JRF है सर?
तो ये तो बड़ी मतलब होता नहीं कि थोड़ा सा बड़कपन दिखाने की कोशिश है ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन बस आप ऐसा समझिए, सर ने जैसा बताया कि अगर आपको हिंदी की तरफ आपका इंटरेस्ट है तो शुरुआती कक्षाओं की जो बेसिक होता है वो भी आपके दिमाग में पड़ा रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ी सी एक बेसिक समझ विकसित हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपको जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले हैं उनमें समस्या नहीं होंगी। सर मतलब मेरा जो अगला प्रश्न है वो इस बात को लेकर है कि जब कॉम्पिटिटिव में हम लोग जाते हैं, कंपटीशन वाले दौर में हम लोग पहुंचते हैं, उस समय होता है कि हमें ये नहीं समझ में आता क्योंकि बुक्स तो बहुत सारी होती हैं। आप किसी भी विद्यार्थी के कमरे में जाइए तो आपको रैक के ऊपर रैक मिल जाएंगी और बहुत सारी ढेर सारी बुक्स सजाए रखे होंगे। तो किन बुक्स का चयन किया जाए, कौन सी प्रारंभिक पुस्तकें होनी चाहिए जिनको सबसे पहले पढ़ा जाना चाहिए एक हिंदी के विद्यार्थी होने के नाते? किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए, मतलब दूसरे चीज़ का तो मुझको नहीं पता, दूसरे सब्जेक्टों का, लेकिन हिंदी के लिए जो वस्तुनिष्ठ संग्रह की किताबें आती हैं हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ में, जैसे सरस्वती चंद्र गोविंद चंद्र पांडे की हैं या पुनीत राय की है, किसी एक किताब को उठा लीजिएगा। बहुत ढेर सारी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसी को आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, दसियों बार, बीसियों बार पढ़ डालिएगा। हर बार एक नई जानकारी, जितने बार आप पढ़ेंगे, चाहे जितने बार पढ़ डालें, उनमें मतलब इतना कुछ छोटी छोटे लाइनों में भर दिया गया है कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, शर्त ये होनी चाहिए कि एक भी तथ्य छूटना नहीं चाहिए। बहुत सारी किताबें पढ़ने की जरूरत है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ पुनीत राय का अध्ययन किया वस्तुनिष्ठ किताबों में, और बाकी जो विश्लेषणात्मक किताबें हैं उनमें हल्का फुल्का, जब ज़्यादा तो नहीं कर पाया हूँ कि उस पूरी तरह से कर लिया हूँ, हल्का फुल्का अध्ययन रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, वो किया हूँ। और एक बार रफली तौर पर डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक पढ़ी है। और इन दोनों पुस्तकों को मिलाकर अपना एक नोट्स भी बनाया है मैंने। रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र की जो पुस्तक है, इन दोनों को एक बार पढ़ते हुए इनसे एक अलग वस्तुनिष्ठ संग्रह तैयार किया है। ये है। तो जब तैयारी करने के लिए आप आएँ तो बिल्कुल उसमें डूब जाइए। ये समझ लीजिए कि जैसे वो दोहा है किसी का, याद नहीं आ रहा शायद, कि तैरिए मत, उसमें डूब के निकलिए, तब पूरी तरह से आप उससे भीग पाएंगे और तैयारी हो जाएगी। जब एक बार तो कितने भी एग्ज़ाम दीजिएगा, सब में सिलेक्शन हो जाएगा। तो मतलब क्योंकि जो हिंदी के आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो थोड़ा से ऑब्जेक्टिव आते हैं उनमें, तो सर का फोकस जो बताया कि आपको जो फोकस होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिविटी की तरफ होना चाहिए। सब्जेक्टिविटी के लिए आपकी बेसिक समझ के लिए आपने जो प्रारंभिक किताबें वो आपको पढ़नी चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको एक बेहतर समझ विकसित करने का मौका भी मिलेगा। और एक गलती जो अधिकतर विद्यार्थी करते हैं कि उनको सरस्वती पांडे या कुछ जो भी है, पुनीत राय हो गए या अदर्स का, मतलब जो भी राइटर्स की किताबें उनको दिखती हैं, वो सभी किताबें ला के रख देते हैं और कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि वो किसको पढ़ें। तो जैसे सर ने बताया, मैं भी इस बात से काफ़ी हद तक सहमत होता हूँ कि अगर आपको कोई भी बुक लेनी है तो मतलब एक बुक उठाइए ऑब्जेक्टिविटी के लिए और उसी को कंटिन्यू रगड़ते जाइए। मतलब वही है, घिसना है कंटिन्यू। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत सारी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। आप विश्लेषणात्मक में जितनी चाहें उतनी किताब पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर पुस्तक का, हर रचनाकार उसमें अपने विचार डालता है। मुझे हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए वो रामचंद्र जो चतुर्वेदी लिखी है, रामस्वरूप, हाँ, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, बहुत अच्छी किताब लगती है। किताब है और मतलब उसका जो अध्याय है मैंने भी पढ़े हुए हैं। मतलब मुझे भी अच्छी किताब लगी। और मुझे, मेरा मानना है कि अगर आपको पढ़ना है तो जैसे रामचंद्र शुक्ल हो गए, रामस्वरूप चतुर्वेदी हो गए, तो विश्लेषणात्मक के लिए आपको इन बुक्स को पढ़ना चाहिए। ठीक है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने जब अपनी किताब लिखी है संवेदना का इतिहास, इसमें उन्होंने आचार्य शुक्ल जी को और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जम करके लथेड़ा है। मतलब इन दोनों का पूरा विश्लेषण, हाँ, इन दोनों को बिल्कुल निचोड़ करके जो है अपनी पुस्तक उन्होंने लिखी है। इन दोनों का ये कह लीजिए कि बिल्कुल संतुलित आलोचना इनकी की है और एक नई विचार देती है हिंदी साहित्य के प्रति कि हमारे हिंदी साहित्य के जो समझ है, हमें एक नया नज़रिया देती है समझने के लिए हिंदी साहित्य को। तो मैं यही कहूँगा कि इसको एक बार पढ़ें ज़रूर समझ के लिए। बाकी कंपटीशन के लिए किसी भी एक वस्तुनिष्ठ किताब को पकड़ करके आप जो है उसी का अध्ययन कर डालिए। मतलब ऑब्जेक्टिविटी मस्ट है सब्जेक्टिविटी से ज़्यादा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। हाँ, कॉम्पिटिटिव के लिए सब्जेक्टिविटी जो से मतलब से ज़्यादा है ऑब्जेक्टिविटी।
वस्तुनिष्ठता जो है बहुत जरूरी, क्योंकि जो आजकल एग्ज़ाम हो रहे हैं कंपटीशंस के, वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स हो रहे हैं, तो वो सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव ढूंढ करके ही करते हैं। तो आप अगर सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो उसमें अपना दिमाग चलाते रहिए सब्जेक्टिव वाले में, कि कहाँ पे पॉइंट बन रहा है, कहाँ पे ऑब्जेक्टिव एक वन लाइनर क्वेश्चन निकल रहा है, एक वन लाइनर तथ्य निकल रहा है। क्योंकि फैक्ट आप खुद निकालते चलेंगे तो वो और ज़्यादा अच्छा होता है वस्तुनिष्ठ के लिए। क्योंकि वस्तुनिष्ठ पढ़ने में मुझे भी समस्या आई थी जब मैंने ग्रेजुएशन किया। उससे पहले क्योंकि सब्जेक्टिव ही पढ़ा सारा कुछ, उसके बाद बीएड एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी के लिए मुझे बताया गया कि जीएस वगैरह पढ़ने के लिए लूसेंट पढ़िए। मैंने लूसेंट उठाई, वो दिमाग में घुस ही नहीं रही थी, क्योंकि सब वन लाइनर था। आप पहला तथ्य पढ़ा, नीचे वाला तथ्य उससे बिल्कुल मेल ही नहीं खाता, तो दिमाग में बैठता ही नहीं। तब फिर जो है बड़ी समस्या, मैंने फिर पुनः अपनी वही ग्रेजुएशन वाली किताबें उठाई और उनसे खुद के जो है वन लाइनर छांटना शुरू किया। उनको लिख एक अलग किताब में नोट करता गया कॉपी में। उस नोट्स को पढ़ने के बाद फिर जब लूसेंट पढ़ी तो फिर अपने आप रुचि होने लगी। तो अगर ऐसी समस्या आ रही है तो एक बार वन लाइनर खुद से बनाइए और उनको जो है पढ़िए, रटिए, फिर उसके बाद वन लाइनर में अपने आप दिमाग लगने लगेगा, ध्यान एकाग्र होने लगेगा। जैसा मतलब कहा जाता है ना कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कि आपके खुद के नोट्स एटलीस्ट मैटर करते हैं, तो किताबों में एक इसी तक भरोसा किया जा सकता है। और अगर आपको अपने खुद के नोट्स आपके पास नहीं होंगे तो जब आप एग्ज़ाम से पहले जब जा रहे होते हैं ना, तो क्या है सबसे बड़ी समस्या वहीं पे आती है। ये वन लाइनर जो पढ़ने वाला समस्या होती है ना, ये सबके साथ होती है। और शुरुआत में क्या है कि शुरुआती दिनों में तो समस्या बहुत ज़्यादा होती है कि क्या है, वो रटना नहीं होता, थोड़े बोरिंग तो होते ही हैं। तो मतलब अगर ये बोरियत दूर करने के लिए मुझे जो एक मतलब मेरा तो पढ़ने का इंटरेस्ट सर ऐसा रहा कि मैं बुक्स वगैरह काफ़ी पढ़ता रहा। तो जैसे आप मतलब चाहे नॉवेल्स हो गए, चाहे स्टोरीज हो गए या नाटक हो गए, तो क्या इनको जैसे नेट वगैरह के एग्ज़ाम के लिए इनका जो मूल मतलब पार्ट है वो पढ़ा जाना चाहिए मेरे को। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो मूल पाठ हैं उनके अंदर से सवाल पूछे जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको उसके अंदर का मालूम होना ज़रूरी है। वैसे सौभाग्यवश तो मेरा बिना पढ़े ही जो है जेआरएफ क्वालिफाई हो गया था। अब ये सौभाग्य ही है मेरा कि मैंने इन किताबों के मूल पाठ नहीं पढ़े, वही जो बेसिक कंपटीशन के लिए वन लाइनर की तैयारी होती है वही किया था और उसी से जो है हो गया। क्योंकि इससे पहले मैंने हिंदी साहित्य जब ग्रेजुएशन में था उस समय काफ़ी हद तक जो है एक हमारे प्रोफेसर थे रामकिशोर शर्मा, उनकी पुस्तक चलती थी, उसका मैंने काफ़ी अध्ययन किया था। तो एक विचार मेरे दिमाग में खुद ही बन गया था, तो इस वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है। विश्लेषणात्मक क्वेश्चन में आपकी आइडियोलॉजी होना ज़रूरी है। आपके अंदर विचार करने की क्षमता है तो आप जो वन लाइनर पढ़ रहे हैं उनसे ही विचार विश्लेषण कर सकते हैं। किसी रचनाकार के आप ढेर सारे जो है किताबें पढ़ते हैं, मतलब रचनाएं पढ़ी, किस रचना में उन्होंने क्या वर्णन किया है इस चीज़ का भी वन लाइनर में रहता है। तो आप उनको अगर पढ़ते चलेंगे तो और मिलाते चलेंगे तो अपने आप उस रचनाकार के प्रति एक आइडियोलॉजी आपके मन में विकसित हो जाती है। बस उसको ध्यान रखना है। तो जो आपकी जो विश्लेषणात्मक क्वेश्चन आते हैं नेट में जेआरएफ में वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो जैसा सर ने बताया, देखिए होता क्या है कि जब मैंने मतलब एक चीज़ महसूस की है कि जब कोई मतलब सफल इंसान ये चीज़ कह रहा होता है ना कि आप ये बुक्स मत पढ़िए, वो बुक्स मत पढ़िए, होता क्या है कि उसने अपने प्रारंभिक दिनों में वो सारी किताबें कुछ बहुत पढ़ ली होती हैं। तो अगर आपका हिंदी से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रहा है और आपने हिंदी का बेसिक बुक्स बिल्कुल भी पढ़ी नहीं है, तो क्या है ये आप मान के चलिए कि कुछ आपको बेसिक्स बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। कुछ नावल अब आपने गोदान भी नहीं पढ़ा है, आप हिंदी साहित्य के इतिहास मतलब विद्यार्थी होकर आप सोच रहे हैं अभी जो यूपी में पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, लिखित होने वाला है, तो उन सारे में क्या होगी आपको समस्या होने वाली है। क्योंकि विवेचन क्वेश्चन में आते हैं तो कहानियाँ हैं, कहानियाँ आप अगर चाहेंगे तो एक दिन में 10 से 15 कहानियाँ आप पढ़ सकते हैं आराम से, चाहे वो एक दुनिया समांतर की हों या मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ इतनी मार्मिक होती हैं कि आप पढ़ते ही चले जाएंगे। जयशंकर प्रसाद हों या फिर अन्य कहानीकार हों, आप उसने कहा था पढ़ लीजिए गुलेरी जी की, मतलब कहानी है तो कहानी मतलब चलते ही चली जाएगी। उसका जितना मतलब तारीफ की जाए कम है। मतलब मुझे भी बहुत अमर कृति है, अमर कृति है। 3 कहानियों में से एक अमर कृति हो गई। इसके बारे में हम लोग अलग से भी बात करेंगे जब टाइम मिलेगा। एकमात्र कहानी के कारण ऐसा कहानीकार मतलब दूसरा नहीं है कि जो 3 कहानियाँ लिख करके हिंदी कहानी संसार में अमर हो जाए। उसके मतलब जो प्रेम का पवित्रता है
वो पवित्रता की सीमा लांघ नहीं पाई है। वो पवित्र प्रेम है। उस पुस्तक में आप पढ़िएगा, बड़ा आनंददायक कहानी है। उसने कहा था के बारे में मैं सर से ये बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग इसके बारे में फिर से आपके सामने रूबरू हों, और उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा। मेरी मतलब पसंदीदा कहानियों में से है, उसने कहा था, और 1915 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। और अन्य भी कहानियाँ जब आप इनको पढ़ेंगे ना तो पढ़ते चले जाएंगे, चाहे मोहन राकेश की पढ़ लीजिए या जैनेंद्र को पढ़िए, क्योंकि हर कहानी की अपनी एक दशा है, दिशा है। आप चाहे आकाशदीप भी पढ़ लीजिए, उसमें भी आपको प्रेम दिखेगा। लेकिन क्या है, हर प्रेम का रूप अलग होता है। तो आप कहानियाँ पढ़िए, उपन्यास पढ़िए, नाटक पढ़िए। प्रसाद जी की पुरस्कार में भी एक बहुत ही उत्कृष्ट प्रेम के जो है मधुलिका है सर ना, वर्णन है। तो मेरा मतलब सर का भी ये नज़रिया और मेरा भी कि वर्णनात्मक आपको थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब परीक्षाओं का पैटर्न भी बदल रहा है। हर जगह लिखित परीक्षाएं होने वाली हैं। अभी जैसे हमारे यहाँ आई है लोक सेवा आयोग से GIC प्रवक्ता की वैकेंसी, उसमें प्री और मेंस दोनों है। प्री में तो आपका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मेंस में सब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है, लिखने के लिए है। तो वहाँ फिर आपको गहन अध्ययन ज़रूरी हो जाएगा। तो अब गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है। और मैं अभी भी कंपटीशन से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा अध्ययन अभी भी जारी है। तो समय समय पर भाई के लिए आता रहूँगा, जैसे वो कह रहा है कि मैं बुलाता रहूँगा, तो मैं आता रहूँगा और बताता बहुत बहुत धन्यवाद सर कि मतलब आपने इतनी बात बोली। बात ये कि देखिए, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जिनके पास सफलता का अनुभव होता है, वो कुछ अगर आपको मार्गदर्शन देते हैं तो हमारे लिए भी मतलब बहुत ही अच्छी बात होती है, और आप सबके लिए भी बहुत अच्छी बात होगी। तो जो बाकी क्वेश्चन हैं वो भी मैं सर के सामने मतलब मेरा एक क्वेश्चन और दिमाग में आता है होता क्या कि जब मैं पढ़ाई के दिनों में होते हैं, हम लोग जब कंपटीशन के दौर में होते हैं शुरुआती दिनों में, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मतलब जब मैं नौकरी लगने से पहले पढ़ाई करता था तो होता क्या था, कुछ दिन पढ़ते थे, बड़ा जोश में आ गए, चलिए आज ये फोड़ देंगे वो फोड़ देंगे वाली कंडीशन रहती है। उसके बाद कंटिन्यूटी वाली बड़ी समस्या होती है। आप तो अभी अध्यापक भी हैं, मतलब इंटर कॉलेज के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये कंटिन्यूटी कैसे लाते हैं? मतलब हिंदी कई बार क्या होता है, जब आप ऑब्जेक्टिविटी में घुसते हैं तो उसकी रोचकता मरने लगती है। तो रोचकता बनाए रखने के लिए क्या मेरा तो मैंने जो बाद में कुछ चीज़ें अपनाई वो तो ये था कि मैं उसका मूल तथ्य पढ़ना शुरू कर देता था, मूल टेक्स्ट पढ़ना शुरू कर। उससे क्या होता था कि आप एक कहानी जुड़ते चले जाते थे। तो ये कुछ और माध्यम हो सकते हैं क्या कि जो ऑब्जेक्टिविटी से जो चीज़ें समस्याएं होती हैं उनको दूर करने के लिए? ऑब्जेक्टिविटी से इसको रोचक बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो वजह। आप किसी चीज़ को क्यों पढ़ना चाहते हैं, वो वजह बड़ी होनी चाहिए। जो आपका टारगेट है उसके प्रति आपके अंदर जो वजह होनी चाहिए वो जुनूनी होनी चाहिए, वो जेन्युइन होनी चाहिए, मतलब मौलिक होनी चाहिए वजह। क्योंकि कुछ चीज़ें वास्तव में नीरस होती हैं, वास्तविकता यही है, वास्तविकता यही है। तो उनसे निपटने के लिए हमको अपना जो टारगेट है उसको बार बार जो है देखना पड़ेगा। जब आप टारगेट की तरफ देखेंगे, यार मुझको ये प्राप्त करना है, ये प्राप्त करने के लिए ये करना ज़रूरी है, तो फिर अपने आप करना पड़ेगा। ठीक है सर, ये चीज़ तो मतलब आप लोग समझ लीजिए, नीरसता जीवन का हिस्सा है। उसी नीरसता में से हमें रस निकालना होता है, नीरस में रस शामिल होता है, आप ऐसे समझिए कि मतलब वन लाइनर पढ़ना वास्तव में टेढ़ी कीर है। मेरे साथ भी समस्याएं आई, तो ये समझ लो वो स्थिति है जैसे वो गन्ने में नींबू फंसा के रस निकालने वाली बात होती है। चलिए, गन्ने का रस कैसे निकालते हैं उसके बारे में फिर कभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सर के साथ जो साक्षात्कार रहा, आपके जो ज़रूरी सवाल हैं, कैसे तैयारी शुरू की जाए, उनके लिए बेसिक्स बुक्स के बारे में भी सर ने थोड़ा बहुत बता दिया। सर ने अपनी जर्नी के बारे में बताया। मुझे लगता है कि आपको इंस्पायर करेगी कि एक छोटे से जगह से, मतलब एक ऐसे गांव से आकर यहाँ तक पहुँच जाना मतलब इतनी आसान चीज़ नहीं होती। आप सबको मतलब इतना आसान नहीं होता कि एक ऐसे बैकग्राउंड से आना जो कि कृषक बैकग्राउंड से हो और जहाँ पे सारी सुविधाएं संभव ना हो। इसके बाद क्या है, आपको अपने आप को यहाँ तक पहुँचाना मतलब बड़ा मुश्किल टास्क है। तो सर हमसे जुड़े, इसके लिए मैं अपने दोस्त और सर आपके लिए, हमारे लिए भी इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी, आपने बुलाया और एक बार सर साथियों से रूबरू कराया। हाँ, बाकी मैं उम्मीद करूँगा कि जितना भी ज़रूरी हो मैं द एजुकेशन कैटलिस्ट में प्रोवाइड कराता रहूँ, और जो ज़रूरी हो आप भी मदद करिएगा सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जब कभी ज़रूरत हो मैं
24 घंटे मेरा नंबर चालू रहता है, कभी भी कॉल करके या जैसे भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं द एजुकेशन कैटलिस्ट पे। आप लोग बने रहिए और ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक करिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।